जय हिंद मित्रों, कबीर इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की जो करंट अफेयर की क्लास है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हमने जो 15 अगस्त से लेकर अब तक जो करंट अफेयर है उसके विशेष तथ्यों को हमने सामने रखा है और आपको बताएंगे कि किस प्रकार प्रश्न बनते हैं, क्योंकि 15 अगस्त था, कई घोषणाएं हुई हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से जो सारी घोषणाएं हैं अमूमन उसमें से कुछ 2-4-6 जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको हमने रखा है और आजकल के करंट अफेयर को रखा है। लेकिन पहले हम जो पहले पढ़ा चुके हैं उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद इम्पॉर्टेंट तथ्यों पर आजकल के आएंगे हम। तो देरी न करते हुए पहले हम अपना रिवीजन सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, 2026 में भारत का 101वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? ए ऑप्शन हो जाएगा बुलर झील, या कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। गलाव लेक यह अरुणाचल प्रदेश में है। लोहटक झील मणिपुर में है। सुरहाताल उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा गलाव लेक अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा मित्रों? गलाव लेक अरुणाचल प्रदेश। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। आज हम कोई व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि पहले हम इसकी बहुत व्याख्या कर चुके हैं और जो इसके जितने इंपॉर्टेंट सेगमेंट से उसकी बात हम कर चुके हैं। लेकिन अगर आपको इसके सारे सेगमेंट को देखना है तो पीछे वाली वीडियो आप लोग देख लीजिए, आपको सारे तथ्यों से आप अवगत हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि तक संशोधित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों की सहायता के लिए कुल कितने करोड़ की वित्तीय मंजूरी दी है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 36,441 करोड़, बी ऑप्शन हो जाएगा 29,054 करोड़ और सी ऑप्शन हो जाएगा 27,387 करोड़, डी ऑप्शन हो जाएगा 18,425 करोड़। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, 36,441 करोड़। तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने, 2026 में भारतीय वायुसेना के द्वारा रोटर क्लैप थर्ड, क्या है? रोटर क्लैप थर्ड सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यह कहाँ पर किया गया मित्रों? जैसलमेर राजस्थान में। कहाँ पर? जैसलमेर राजस्थान में। बैडमिंटन टूर्नामेंट ताइपे ओपन सुपर 300, ताइपे ओपन सुपर 300 महिला एकल का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा सी, तन्वी शर्मा। पांचवा प्रश्न, 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? सांस्कृतिक युवा केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? किसने? पीएम मोदी जी ने। तो मैसूर कर्नाटक में। कहां पर किया है? मैसूर कर्नाटक में है। अन्न समीर योजना वेरी इंपॉर्टेंट है। अन्न समीर योजना की घोषणा किस प्रदेश में की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए हो जाएगा तमिलनाडु, बी हो जाएगा कर्नाटक, सी हो जाएगा तेलंगाना और डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। कहाँ पर की गई है? तमिलनाडु में। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसकी व्याख्या हम कर चुके हैं। जो लोग पहले बार वीडियो को देख रहे हैं, अगर इसके सारे तथ्यों को आपको जानना है तो पिछली वाली क्लास को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि यहाँ समय की बाध्यताएं होती हैं। हम सारे फैक्ट को बार बार रिवाइज नहीं करा सकते। केवल हम आज ये रिवीजन सेशन चल रहा है, फिर हम प्रश्न पे आएंगे आज के करंट अफेयर के। 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ कहाँ से किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हो जाएगा नई दिल्ली से। किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में उगाई गई चावल की फसल की सफल कटाई की है? बोया भी गया है और उसे काट भी लिया गया है। तो कौन सा देश है ऐसा कारनामा करने वाला? आप लोग अनुमान से भी उत्तर लगा सकते हैं, चीन। रचनात्मक अर्थव्यवस्था और ऑडियो विजुअल उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट प्लस ब्रिक्स वेब बाजार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जान ही रहे होंगे, भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है।
तो सारे आयोजन कहाँ पर होते हैं? भारत में, लेकिन यह कहाँ पर हुआ है? ए ऑप्शन हो जाएगा बंगलुरु, बी पेरिस, सी मुंबई और डी शंघाई। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी मुंबई में। 10वां प्रश्न और रिवीजन सेशन का अंतिम प्रश्न है। अगस्त 2026 में देखभाल की पुनर्संरचना विकसित भारत 2047, विकसित भारत 2047 देखभाल करने वाले को सशक्त बनाने की रणनीति नामक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस संस्था द्वारा? नीति आयोग द्वारा जारी की गई। अब आज का पहला प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपकी परीक्षा में आने की संभावना है और आपका हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। वर्ष 2026 में भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की मुख्य थीम क्या निर्धारित की गई थी या क्या थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आत्मनिर्भर भारत और युवा शक्ति, बी ऑप्शन हो जाएगा वंदे मातरम के 150 वर्ष और विकसित भारत @1947 के लिए युवा शक्ति, सी हो जाएगा राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम और डी ऑप्शन हो जाएगा आज़ादी का अमृतकाल और विकसित भारत। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा वंदे मातरम के 150 वर्ष और विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब की बार जो सरकार स्वतंत्रता दिवस मनाई है उसमें बहुत से नए चेंजेस किए गए और जनगण मन के स्थान पर, क्योंकि आप लोग भाजपा को जान ही रहे हैं कि यह प्रोटेक्ट करने वाली, राष्ट्रवाद को प्रोटेक्ट करने वाली सरकार है, तो इसने वरीयता किसको दे दी है? वंदे मातरम को। और कब एक अवसर था 150वां वर्ष पूरा हुआ वंदे मातरम को, तो इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कब की थी? 1875 में। किसकी रचना हुई थी? वंदे मातरम की। कब? 1875। कब की गई थी मित्रों? 1875 में। और किसने की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको उन्होंने, जो उनका बहुत ही प्रसिद्ध कृति है आनंद मठ, उसमें कब शामिल किया गया था आपसे पूछा जा सकता है? तो 1882 में इसको आनंद मठ में शामिल कर लिया गया था। कब? 1882। जितने डेट हम बता रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है मित्र, ये कई बार परीक्षा में आ चुके हैं, लेकिन इसको पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था? किसको? वंदे मातरम को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का वह 12वां अधिवेशन था और यह कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। कहाँ पर हुआ था मित्रों? कलकत्ता में 1996 में। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता 1996 में। और कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? 12वां। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछा जा सकता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस गीत को किसने वहां गाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। और उस समय जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहमतुल्लाह एम सयानी। आ चुका है प्रश्न, किसने की थी मित्रों? रहमतुल्लाह एम सयानी। रहमतुल्लाह एम सयानी ने कांग्रेस के 12वें अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। कितने? रहमतुल्लाह एम सयानी ने। और वंदे मातरम गीत को किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। यह आप जरूर याद करके रखें और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। 80वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2026 के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। और इसकी कौन सी वर्षगांठ थी? 150वीं। ये आपको बता ही चुके हैं। इसकी रचना 1875 में हुई थी और आनंद मठ में 1882 में शामिल किया गया था। यही सब तथ्य हम पहले आपको बता चुके, लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट है यह कि 12वें, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में इसे गाया गया था कलकत्ता में। और किसने गाया था? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बार किसने गाया था? किसने गाया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी।
किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। और इसकी अध्यक्षता आपको याद रखनी है कि कलकत्ता अधिवेशन में जब 12वें अधिवेशन में गाया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह एम सयानी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विकसित भारत @ 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए घोषित सप्तधारा, वेरी इंपॉर्टेंट है, घोषित सप्तधारा विजन में कितने प्रमुख विकास क्षेत्र को शामिल किया गया है? सप्तधारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि @ 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हमने विकसित भारत की परिकल्पना कर रखी कब? 2047 तक। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सप्तधारा विजन को कितने विकास क्षेत्रों को शामिल किया गया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 5, बी ऑप्शन हो जाएगा 6, और सी ऑप्शन हो जाएगा 7, और डी ऑप्शन हो जाएगा 8। तो आपका उत्तर हो जाएगा 7। आप इससे भी अनुमान लगा सकते थे सप्तधारा विजन क्या है, आपसे पूछा जा सकता है। तो विकसित भारत परिकल्पना को प्राप्त करने के लिए जो 2047 में रखी गई थी, उसके लिए कुछ लक्ष्य रखे गए हैं। लेकिन यह क्या लक्ष्य रखे गए हैं? 7 लक्ष्य। उसी को सप्तधारा नाम दिया जा रहा है। अब कथन कारण में या वन लाइनर में किसी तरह से आपसे घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सप्तधारा में क्या क्या शामिल किया गया है? पहले स्थान पर उत्पादन है, दूसरे स्थान पर कृषि है, तीसरे स्थान पर तकनीक है, चौथे स्थान पर गतिशीलता है, और पांचवें स्थान पर रक्षा शक्ति है, और छठवें स्थान पर ग्रीन इकोलॉजी है, और सातवें स्थान पर है सॉफ्ट पावर। सातवें स्थान पर क्या है मित्रों? सॉफ्ट पावर। इन सातों लक्ष्यों को आपको याद करना होगा, क्योंकि जब यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाएगा और पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑप्शन देकर इन सातों लक्ष्यों को दे देता है, उसमें से एक कोई ऑप्शन नहीं दे देगा और आपसे पूछेगा इसमें से कौन सा नहीं है। तो आपको इसके मतलब इन सारे सातों लक्ष्यों को आपको याद होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो पहले नंबर पे उत्पादन है, उत्पादन, दूसरे नंबर पर कृषि मित्रों, दूसरे नंबर पर कृषि है, तीसरे नंबर पर तकनीक, क्या मित्रों? तीसरे नंबर पर तकनीक, और चौथे नंबर पर आपका हो जाएगा गतिशील, गति शक्ति, गति शक्ति, गति शक्ति यानी ट्रांसपोर्ट, गति शक्ति ट्रांसपोर्ट, और पांचवें नंबर पर हो जाएगा रक्षा शक्ति। क्या हो जाएगा मित्रों पांचवें नंबर पर? रक्षा शक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट है। और छठवें नंबर पर है ग्रीन इकोलॉजी। छठवें नंबर पर रखा गया है ग्रीन इकोलॉजी। छठवें नंबर पर क्या रखा गया है? ग्रीन इकोलॉजी। और सातवें नंबर पर रखा गया है सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर। क्या रखा गया है मित्रों? सॉफ्ट पावर। इतने तथ्यों को अगर याद रखते हैं आप तो सप्तधारा क्या है और इसमें क्या क्या है, तो विकसित भारत को प्राप्त को 1947 का जो हमने लक्ष्य रखा है उसको प्राप्त करने के लिए 7 हमने इंडिकेटर निर्धारित किए हैं। पहला है कृषि, पहला उत्पादन, दूसरा है कृषि, तीसरा है तकनीक, और चौथा है गति शक्ति, और पांचवा है रक्षा शक्ति, और छठवा है ग्रीन इकोलॉजी, और सातवां है आपका सॉफ्ट पावर। तो इतना आपको इन तथ्यों को आपको याद रखना होगा। फिर स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। 15 अगस्त को 2026 में स्वतंत्रता दिवस के संबोधित विकसित भारत @ 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रमुख विषय क्षेत्रों वाले सप्तधारा, वेरी इंपॉर्टेंट है, सप्तधारा विजन की घोषणा की है। इसमें अगले 5 से 7 वर्षों के लिए कई तकनीकी और आर्थिक ऊंचाइयों का प्राप्त किया जाएगा। और सप्तधारा में जो शामिल विषय हैं 7 है: उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति और रक्षा शक्ति, और ग्रामीण इकोलॉजी और ग्रीन इकोलॉजी, ग्रामीण नहीं है मित्रों, ग्रीन इकोलॉजी है, और सॉफ्ट पावर। सातों आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने जाना तय है करंट में। अब तीसरा प्रश्न 2026 में हथकरघा हाट, वेरी इंपॉर्टेंट है, हथकरघा हाट, हथकरघा अनुभव केंद्र, हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ए ऑप्शन हो जाएगा जयपुर, बी ऑप्शन हो जाएगा जनपद नई दिल्ली, सी ऑप्शन हो जाएगा वाराणसी, और डी ऑप्शन हो जाएगा अहमदाबाद। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी जनपद
नई दिल्ली में किसका शुभारंभ किया गया? हथकरघा हाट का। वेरी इंपॉर्टेंट है, किसका शुभारंभ किया गया? हथकरघा हाट का। और कहाँ से? जनपद नई दिल्ली से। हथकरघा अनुभव केंद्र या हथकरघा हाट, ये आपको याद ही रखना होगा और यह वेरी इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वस्त्र मंत्री कौन है इस समय? गिरिराज सिंह ने हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? नई दिल्ली के जनपद पर किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? आपसे पूछा जा सकता है, कथन कारण में प्रश्न अगर बनेगा तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आपको, इसका मुख्य उद्देश्य है भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को बढ़ावा देना और पारंपरिक ज्ञान को समकालीन डिजाइन उद्यम या खुदरा व्यापार के साथ साथ एक ही छत के नीचे प्रदर्शित करना है। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने, केंद्र सरकार ने अगले 2026 में पीएमई ड्राइव योजना की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट योजना है। पीएमई ड्राइव योजना की अवधि को कब तक के लिए दिया गया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 31 मार्च 2026, बी ऑप्शन हो जाएगा 31 मार्च 2027, सी ऑप्शन हो जाएगा 31 मार्च 2028 और डी ऑप्शन हो जाएगा 31 मार्च 2030। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी, 31 मार्च 2028 के लिए इसे बढ़ा गया है पीएमई ड्राइव योजना। अब इसको अब स्लाइड के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। पीएमई ड्राइव योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 2024 को हुई थी और 1 अप्रैल 2024 तक लागू। और नोडल मंत्रालय इसका क्या कौन है? भारी उद्योग मंत्रालय है। वित्त परिव्यय कितना किया गया था? 11,900 करोड़ के। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य रखा गया था, ईवी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को तेजी से अपनाना और बड़े पैमाने पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना और घरेलू ईवी निर्माण इकोसिस्टम को मजबूत बनाना। और केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 में पीएमई ड्राइव योजना की अवधि को बढ़ा करके कब से कब कर दिया गया है? 31 मार्च 2028 तक कर दिया गया है। लेकिन साथ ही इलेक्ट्रॉनिक 2 पहिया, यह देख लीजिए मित्रों, कंट्रोवर्सी है कि के लिए मिलने वाले सब्सिडी को संशोधित कर आधा कर दिया गया है। अगर हम ई ड्राइव को बढ़ावा दे रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं, किसी लक्ष्य को 31 मार्च 2028 तक ले जा रहे हैं और उसकी सब्सिडी को आधा कर दे रहे हैं, तो इससे कहाँ उसको प्रमोशन कहाँ मिल पाएगा? तो इन सबको ध्यान देना चाहिए सरकार को। अभी ईवी है, इतना प्रदूषण है, दिल्ली में हम लोग सांस नहीं ले पाते। ठंडियों की जब शुरुआत होती है तो अभी भी ईवी को प्रमोट करने की आवश्यकता है, ना कि उसको सब्सिडी कम करने की। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2025 के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत का सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य आपसे पूछा जा रहा है। और बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2025 के अनुसार तो ए ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान, बी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन हो जाएगा गुजरात और डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर मित्रों आपका उत्तर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। किस? दुग्ध उत्पादन में। किस स्थान पर है मित्रों? शीर्ष स्थान पर है। और राजस्थान इसमें दूसरे नंबर पर कौन सा है मित्रों? राजस्थान है। और मध्य प्रदेश इसमें तीसरे स्थान पर है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग विश्व स्तर पर भी भारत पहले स्थान पर है, यूएस से दूसरे स्थान पर है अब, लेकिन अपना पड़ोसी भी तीसरे स्थान पर आ गया है। कौन? पाकिस्तान। विश्व स्तर पर दूध उत्पादन में 1 नंबर पर भारत, दूसरे नंबर पर यूएस से और तीसरे नंबर पर पाक यानी पाकिस्तान है। लेकिन डेयरी उत्पाद निर्यात के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर न्यूजीलैंड है और दूसरे स्थान पर जर्मनी है। डेयरी उत्पाद निर्यात के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? न्यूजीलैंड।
और दूसरे स्थान पर जर्मनी। यहां से कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि डेयरी उत्पाद निर्यात में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड है और जर्मनी दूसरे स्थान पर है। सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है, लेकिन खपत भी बहुत अधिक है क्योंकि जनसंख्या बहुत अधिक है। तो प्रोटीन के सोर्स के लिए इसका भारत में बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। इसलिए उत्पादन तो है लेकिन खपत है, इसलिए निर्यात नहीं हो पाता है। और डेयरी उत्पाद संसाधनों का निर्यात सबसे अधिक करने वाले, कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है, कौन है? न्यूजीलैंड है। आगे बढ़ते हैं। बुनियादी सांख्यिकी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2024 में भारत का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश है। वही सब बातें यहाँ पर भी की जा रही हैं। और दुग्ध उत्पादन करने वाला शीर्ष राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। प्रोजेक्ट लायन के तहत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में शेरों का वास क्षेत्र लगभग कितने वर्ग किलोमीटर हो गया है? किसका? शेरों का वास क्षेत्र। जान ही रहे हैं, जिस पर्यावरण में अगर किसी का वास ही कम होता रहेगा तो उसकी जनसंख्या भी कम होने लगती है। तो इस समय आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न में कि शेरों का वास क्षेत्र लगभग कितने वर्ग किलोमीटर हो गया है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 3000 वर्ग किलोमीटर, 30,000 वर्ग किलोमीटर। बी ऑप्शन हो जाएगा 32,000 वर्ग किलोमीटर और सी ऑप्शन हो जाएगा 35,000 वर्ग किलोमीटर और डी ऑप्शन हो जाएगा 40,000 वर्ग किलोमीटर। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, 35,000 वर्ग किलोमीटर। प्रोजेक्ट लायन के तहत केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री ने आंकड़ा दिया है कि प्रोजेक्ट लायन के तहत कितनी वृद्धि हो गई है? तो 35,000 वर्ग किलोमीटर की इसमें इजाफा देखा गया है। लेकिन अब आपका प्रश्न हो सकता है कि प्रोजेक्ट लायन के तहत कितने विकास हुए? तो 2015 में जो कुल लायनों की संख्या थी वह कितनी थी? 523। कितनी थी मित्रों? 523। और इस समय 2025 में कितनी हो गई है? 891। कितनी हो गई मित्रों? 2025 में 891। कुल शेरों की संख्या भारत में 891 हो गई है। और सबसे अधिक शेर कहाँ पर है? गुजरात। गुजरात में भी आपसे पूछा जा सकता है, कहाँ? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक शेरों की संख्या है। लेकिन बार बार एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि लायन सफारी कहां पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे कई बार पूछा है। तो लायन सफारी इटावा में है, लेकिन नाइट सफारी आपसे कभी कभी पूछा जाता है तो है कहां पर है? लखनऊ कुकरेल में। लखनऊ कुकरेल में। इतने सारे तथ्यों को आपको जानना ही होगा। अगर एक प्रश्न आता है तो मेरी कोशिश रहती है कि उसके स्टैटिक्स से संबंधित जितने प्रश्न हैं उस टाइप के पूछ सकते हैं, उन सारे प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं। यहीं पर जैसे एक प्रश्न पूछा गया था शेरों के वास से संबंधित, तो हमने 2015 में कितनी संख्या लायनों की थी? 523। और 2025 में कितनी हो गई है? 891। और शेरों की जनसंख्या जो सबसे अधिक है कहाँ पर है? गुजरात में है। और वहाँ के किस स्थान पर? गिर राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक है। और एक प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है कि लायन सफारी कहाँ पर है? इटावा में। और नाइट सफारी कहाँ कर है मित्रों? तो लखनऊ के कुकरेल में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ स्लाइड के माध्यम से भी देख लेते हैं। विश्व शेर दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, कौन है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री? भूपेंद्र यादव है। प्रोजेक्ट लायन के तहत 2025 में एशियाई शेरों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 891 हो गई है। और 2015 में कितनी है संख्या थी? 523। वर्तमान में शेरों का क्षेत्र 2020 से लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर के मुकाबले बढ़कर कितना हो गया है? 35,000 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि अब बढ़ रहा है। 7वां प्रश्न आप लोगों के सामने, अगस्त 2026 में किस राज्य सरकार ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की बिक्री पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ एवं विधवा उपकर लागू किया है? अनाथ और
विधवा उपकर लागू किया है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। उपकर यहाँ पर आ गया है मित्रों, तो उपकर क्या होता है? अब आपका प्रश्न हमसे हो सकता है कि उपकर क्या होता है? किसी विशेष प्रयोजन या किसी विशेष परिस्थिति के लिए कर के बाद एक उपकर लगाया जाता है और यह सीमित समय के लिए होता है, इसे उपकर कहते हैं। तो उपकर की हमने आपको परिभाषा बताई, लेकिन यह किस सरकार ने लागू, अनाथ और विधवा महिलाओं के लिए किस सरकार ने यह उपकर लागू किया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड, बी ऑप्शन हो जाएगा पंजाब, सी ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और डी ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने उपकर लगाने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर यह उपकर लगाया जाएगा और 60 पैसे प्रति लीटर। अनाथ एवं विधवा उपकर इसका नाम है, अनाथ एवं विधवा उपकर। यह हिमाचल प्रदेश कहाँ पर लगाया गया है? हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर संशोधन अधिनियम 2026 के तहत यह लगाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस कर से मिलने वाली राजस्व का उपयोग अनाथ बच्चों और विधवाओं के कल्याण के लिए चल रही योजनाओं को मजबूत करने वास्ते एवं सतत कोष तैयार करने के लिए लगाया गया है। अब आपसे वही है कि उपकर क्या होता है? उपकर वह कर होता है जो छोटी अवधि के लिए किसी विशेष प्रयोजन के लिए किसी विशेष व्यक्ति के लिए यह कर लगाया जाता है, उसे उपकर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, विश्व हाथी दिवस 2026 की थीम क्या निर्धारित की गई है? विश्व हाथी दिवस। विश्व हाथी दिवस आपसे पूछा जा रहा है, कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को। 12 अगस्त इस मनाया गया। इसकी थीम आपसे पूछी जा रही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा मानव हाथी सह अस्तित्व को बढ़ावा देना, बी ऑप्शन हो जाएगा हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना होगा, और सी जंगली एशियाई हाथियों का भविष्य सुरक्षित करना होगा, और डी हाथी गलियारों का संरक्षण और पुनर्वास करना होगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना। यह कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। लेकिन अब वेरी इंपॉर्टेंट है कि 2021-25 में जो गणना हुई थी उसमें हाथियों की कुल संख्या भारत में कितनी है? 22,446। आपसे पूछा जाता है कितनी है? तो 22,446 हाथी भारत में हैं। एक गणना हुई थी 2021 से लेकर 25 में जो गणना हुई थी उसमें गणना में सामने आया था तथ्य कि 22,446 हाथी पूरे भारत में हैं। लेकिन अब एक जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है, सबसे अधिक हाथी किन प्रदेश में है? तो सबसे अधिक हाथी कर्नाटक में है, और दूसरे नंबर पे है मित्रों असम में, और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु में। हाथियों की संख्या सबसे अधिक भारत में कहाँ है? तो पहले नंबर पे है कर्नाटक, दूसरे नंबर पर असम, और तीसरे नंबर पर है मित्रों तमिलनाडु। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। वही सारी चीजें यहाँ पर भी स्लाइड में लिखे। विश्व हाथी दिवस 2022 12 अगस्त को मनाया गया, और इसकी थीम है हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना होगा। भारत में दुनिया की लगभग 60% हाथी पाई जाती हैं, और जंगली हाथी एशिया हाथियों का निवास स्थल है। संरक्षण के क्षेत्र में दुनिया में कुल 33 हाथी अभयारण्य और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित 150 हाथी गलियारे मंजूर किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आप लोगों के सामने, अगस्त 2026 में किस राज्य की पुलिस ने पुलिस शहीदों के परिवारों की शिकायतों और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए टीजी वीर पोर्टल लॉन्च किया है? क्या है मित्रों? टीजी वीर पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके लिए? पुलिस शहीदों के परिवारों की शिकायतों और समस्याओं को त्वरित समाधान के लिए टीजी वीर पोर्टल लॉन्च किया गया है। ए ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु सरकार द्वारा, बी ऑप्शन हो जाएगा तेलंगाना, और सी ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका कर्नाटक। तो किसके द्वारा लागू किया गया है? यह तेलंगाना सरकार के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीजी वीर
पोर्टल यह किससे संबंधित है? पुलिस शहीदों के जो परिवारजन हैं उनकी शिकायतों और समस्याओं को त्वरित समाधान के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आगे कुछ स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। टीजी बीर पोर्टल लॉन्च किया गया तेलंगाना की सरकार के द्वारा। डीजीपी है सीवी आनंद द्वारा वारंगल में शुरू। कहाँ पर है? वारंगल में शुरू किया गया। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? पोर्टल का उद्देश्य सहित पुलिसकर्मियों की परिवारों को वित्तीय सहायता, अनुकंपा, नियुक्त और भूखंड आवंटन जैसी समस्याओं को का त्वरित समाधान करना, यानी पुलिस के जो वीर हैं उनके किसी भी प्रकार की उनकी समस्या है उनको त्वरित समाधान के लिए इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। स्थापना, तेलंगाना की स्थापना पूछा जा रहा है आपसे, पूछा जाता है कई बार। तो 2 जून 2014 आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है। कौन है मुख्यमंत्री इनके? रेवंत रेड्डी हैं। लोकसभा सीट वेरी इंपॉर्टेंट है, कितनी है? 17 है। राज्यसभा सीट 7 है और विधानसभा सीट कितनी है? 119। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न आप लोग के सामने है। भारत के पहले ब्लैक नेट क्रेन फेस्टिवल का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत के पहले ब्लैक नेक क्रेन फेस्टिवल का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन हो जाएगा लद्दाख, सी ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और डी ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो कहाँ पर किया गया है मित्रों? लद्दाख में। जो काली गर्दन नेक वाले क्रेन हैं वह कहाँ पर पाए जाते हैं? तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर मित्रों पाए जाते हैं? लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में। लेकिन पूरे भारत में काली गर्दन वाले नहीं, पूरे भारत में सबसे अधिक सारस, यह प्रश्न पूछा गया है, किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक लगभग 70% उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं और दूसरे नंबर पर गुजरात में और तीसरे नंबर पर मित्रों राजस्थान में। लेकिन यह ब्लैक नेक सारस की बात की जा रही है तो यह कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है? लद्दाख में। और यह फेस्टिवल भी वहीं मनाया जाएगा। और फिर दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश में भी कुछ मात्रा में यह पाए जाते हैं ब्लैक नेक सारस। लेकिन भारत में सारे सारस, ब्लैक नेक नहीं, सफेद सारस की भी बात की जा रही है। सबसे अधिक सारस कहाँ पाए जाते हैं? तो पहले नंबर पर है आपका उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पर है आपका गुजरात और तीसरे नंबर पर है आपका राजस्थान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। भारत के ब्लैक नेक फेस्टिवल का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। कहाँ पर किया गया? लद्दाख में किया गया है। उद्घाटन ऐतिहासिक महोत्सव का उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, किसके द्वारा किया गया? विनय कुमार सक्सेना के द्वारा। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। आयोजक, इसका आयोजन लद्दाख वन्यजीव विभाग, किसके द्वारा किया गया? लद्दाख वन्यजीव विभाग और स्थानीय समुदायों के सहयोग थे। वहाँ के जो लोकल निवासी हैं उनके सहयोग से किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य दुनिया के एकमात्र अल्पाइन सारस के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना। तो यहीं तक मित्रों 10वां क्वेश्चन था। हमने प्रयास किया जहां तक कि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। और मित्रों अगर क्लास आप लोगों की समझ में आ रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ खामियां हैं, कुछ गलतियां हैं तो आप लोग कमेंट अवश्य करें। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो हम लोग सुधार कैसे कर पाएंगे? क्योंकि अपना ही वैल्यूएशन कोई अपने आप से बहुत अच्छा नहीं कर सकता है। हमारा मानना है कि अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो जो गुंजाइश होगी सुधार करने की अवश्य की जाएगी मित्रों। इसी के साथ मित्रों आशा करते हैं आप लोग खूब पढ़ रहे होंगे और खूब मस्त होंगे। जय हिंद, जय भारत।